वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो ह्यूमन बॉडी में होने वाले बहुत सारे रिएक्शंस के बीच में अपना एक अहम किरदार अदा करता है। वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो O नेगेटिव और H2 की फॉर्म में मौजूद होता है। वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बेसिकली वो पावर है या वो एबिलिटी है जो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट रखता है। तो वाटर के पास भी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट रखता है, जिसकी वजह से वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई रहता है। वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई होने की एक वजह ये है कि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो भी बहुत हाई रहता है। इसके साथ साथ वाटर की विस्कोसिटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट हाई रहता है। वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होने की वजह इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर एक सॉल्वेंट है जो जब सॉल्यूट से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन बनाता है। अगर सॉल्यूट के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो वो बहुत इजीली और बेहतरीन किस्म का सॉल्यूशन बनाता है, और अगर सॉल्यूट के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच ना हो तो वाटर एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं बना पाता। इसी तरह वाटर का जो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन यानी O नेगेटिव और हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव की फॉर्म में मौजूद है, ये जो आपस में इनके दरमियान बॉन्डिंग है ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहलाती है। और वाटर की जो सॉल्यूट के साथ जो सॉल्यूट के फंक्शनल ग्रुप के साथ जो बॉन्डिंग होती है उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड्स कहा जाता है। मतलब सॉल्यूट की जो फंक्शनल ग्रुप है वो और वाटर का मॉलिक्यूल। एंट्रोपी को हम बेसिक या इजी लैंग्वेज में इस तरह समझा सकते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, और इसी तरह एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहलाती है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बैक वक्त जो है पोलर रीजन और नॉन पोलर रीजन में लाया कर रहे होते हैं सेम टाइम पर। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 4 ऐसी फोर्सेस के बारे में जो हमारी बॉडी में होने वाले मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, इन मॉलिक्यूल्स की 3D स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती है। सबसे पहली फोर्स जो है वो हाइड्रोफिलिक कहलाती है। हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शंस कहते हैं इसको। ये फोर्स बेसिकली ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि प्रोटीन का मोनोमर है, ये जो अमाइनो एसिड है ये पोलर अमाइनो एसिड इसमें से जो होते हैं, यानी पोलर मतलब जो चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं वो और वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन होता है। अमाइनो एसिड के जो पोलर ग्रुप हैं वो और वाटर के जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान इंटरेक्शन को हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन कहा जाता है। इसी तरह दूसरी जो फोर्स है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहलाती है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती है? जो अमाइनो एसिड के अंदर जो नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक अमाइनो एसिड के नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के नॉन पोलर फंक्शनल ग्रुप के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहलाती है। इसी तरह वैन वाल फोर्सेस ये होती है कि अमाइनो एसिड के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ऐसे मॉलिक्यूल अगर 2 to 4 एंगस्ट्रॉम के फासले के दरमियान एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स दो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स जो है वो वैन वाल फोर्सेस कहलाती है। इसी तरह लास्ट जो फोर्स है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कहलाती है। ये बेसिकली इसको हम लोग इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि कोई से भी 2 चार्ज फंक्शनल ग्रुप किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर हों वो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हों विदाउट इन्वॉल्विंग हो H2O। 2 चार्ज फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड के अंदर रिएक्ट कर रहे हो एक दूसरे से इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, तो इसको जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस कहा जाता है। तो चारों फोर्सेस मिलकर जो है वो हमारी बॉडी के मैक्रोमॉलिक्यूल्स को उनके 3D स्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करती है। इसी तरह हम लोग जब रोज़े की हालत में होते हैं या फास्टिंग की उसमें हालत में होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई फूड जो है वो नहीं जा रहा होता है, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई होती है या कोई मैक्रोमॉलिक्यूल्स यानी फैट्स या लिपिड्स की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो एनर्जी टूटती है। अब वो एनर्जी कैसे टूटती है? वाटर जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोहाइड्रेट्स को देता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स छोटे छोटे मोनोमर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह जो है वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारी बॉडी को मिलती है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की हमने बात की थी कि 2 चार्ज फंक्शनल ग्रुप किसी अमाइनो एसिड के आपस में जब रिएक्ट कर रहे होते हैं विदाउट द प्रेजेंट ऑफ वाटर तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहलाती है। अब इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के अंदर जो एक पोलर अमाइनो एसिड दूसरे पोलर अमाइनो एसिड से जो रिएक्ट कर रहा है तो वो आपस में एक बॉन्डिंग जो क्रिएट कर रहा है वो एक ब्रिज टाइप शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये ब्रिज जो है वो सॉल्ट ब्रिजेस कहलाते हैं। इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव के तौर पर काम करता है जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरह जो है वो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है।
जिसकी वजह से वाटर जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। अब इसी तरह डीएनए का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। डीएनए जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डबल हेलिक्स है, एक हेलिक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 10.4 न्यूक्लियोटाइड्स के बाद जो है वो डीएनए एक टर्न लेते हैं जो कि राउंड शेप के अंदर मौजूद होता है, वो हमें दिख रहा होता है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 बेसिक चीज़ें मौजूद होती हैं, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक न्यूक्लियोटाइड्स। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। अब डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप की वजह से अटैच होते हैं। फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का, वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होते हैं। इस तरह जो है वो डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो फॉर्म में आता है। तो ये जो बॉन्डिंग है फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान, उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहा जाता है, जो कि डीएनए की बैकबोन के तौर पर काम करती है। इसी तरह जब इस तरह जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड बना देते हैं। इसी तरह अब जब दो डीएनए के स्ट्रैंड जब आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं या बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, तो वो वाली जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाती है, जो कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होती है। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एडेनिन, थाइमिन या फिर साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं। डीएनए के स्ट्रैंड के अंदर जो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहलाई, और दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाती है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही थी। हमने आज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा वाटर के, उसके बाद हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, उसके बाद इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और फंक्शनल ग्रुप से वाटर कैसे रिएक्शन इसके बारे में पढ़ा, एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने 4 मेजर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, जो कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और वंडर वॉल फोर्सेस कहलाती हैं। ये चारों फोर्सेस मिलकर हमारी बॉडी के जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है उनको मेंटेन रखती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन या अमीनो एसिड्स या डीएनए के फॉर्म में, ये सब जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डिजॉल्व रहती है, क्योंकि इनके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं जो कि वाटर से जो है वो एज ए सॉल्वेंट बहुत अच्छे रिएक्ट करते हैं और एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहती है। यही वजह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन्स, डीएनए वगैरह प्रॉपर या एंजाइम्स वगैरह प्रॉपर तौर पर काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, और इसके साथ ही हमने जो है वो सॉल्ट ब्रिजेस और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा।